हेलो एवरीवन, मैं इमरान एनआईएसएम ट्रेनर। अगर आप एनआईएसएम 5 पे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं तो आज का ये मॉक टेस्ट सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग मस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और एग्जाम ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट जो एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। SEBI has introduced mutual fund light framework for dash managed scheme of mutual fund। सेबी ने म्यूचुअल फंड लाइट फ्रेमवर्क किस टाइप के मैनेज स्कीम के लिए इंट्रोड्यूस किया है? पहला ऑप्शन एक्टिवली, दूसरा ऑप्शन है पैसिवली, तीसरा ऑप्शन है एग्रेसिवली और चौथा ऑप्शन है कंजर्वेटिवली। तो इसका राइट आंसर है पैसिवली। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने म्यूचुअल फंड के पैसिवली मैनेज स्कीम के लिए म्यूचुअल फंड लाइट फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस किया है। म्यूचुअल फंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग म्यूचुअल फंड लाइट एक ऐसा म्यूचुअल फंड होता है जिसमें सिर्फ इंडेक्स फंड, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, फंड ऑफ फंड्स या ऐसे ही दूसरे म्यूचुअल फंड स्कीम होते हैं जो बोर्ड टाइम टू टाइम स्पेसिफाई करता है। तो इसका राइट आंसर होगा पैसिवली। As per the principle of fair valuation of mutual funds, the valuation of the securities shall be dash। सेबी के फेयर वैल्यूएशन प्रिंसिपल के हिसाब से सिक्योरिटीज की वैल्यूएशन कैसी होनी चाहिए? पहला ऑप्शन है डन एग्रेसिवली, दूसरा ऑप्शन है डन कंजर्वेटिवली, तीसरा ऑप्शन है ऑलवेज राइजिंग, चौथा ऑप्शन है रिफ्लेक्टिव ऑफ द रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटीज। तो इसका राइट आंसर है फोर्थ नंबर, रिफ्लेक्टिंग ऑफ द रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के फेयर वैल्यूएशन प्रिंसिपल के प्रिंसिपल नंबर 1 के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन फेयर वैल्यूएशन प्रिंसिपल पर बेस्ड होना चाहिए। मतलब वैल्यूएशन ऐसा होना चाहिए जो सिक्योरिटीज की रियलाइजेबल वैल्यू यानी कि एक्चुअल बेचने पर मिलने वाली वैल्यू को रिफ्लेक्ट करे। वैल्यूएशन हमेशा गुड फेथ और ट्रू फेयर मैनर में किया जाना चाहिए, प्रॉपर वैल्यूएशन पॉलिसी और प्रोसीजर फॉलो करते हुए। तो इसका राइट आंसर है रिफ्लेक्टिंग ऑफ द रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटीज। विच ऑफ दिस फंड हैज द हाईएस्ट रिस्क? इन ऑप्शन में से सबसे ज्यादा रिस्क वाला फंड कौन सा है? पहला ऑप्शन है इंडेक्स फंड, दूसरा ऑप्शन है डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड, तीसरा ऑप्शन है लॉन्ग ड्यूरेशन फंड, चौथा ऑप्शन है गिल्ट फंड। तो इसका राइट आंसर है डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड। म्यूचुअल फंड के रिस्क रिटर्न हायरार्की में इक्विटी फंड हमेशा डेट फंड से ज्यादा रिस्की होते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन में इंडेक्स फंड और डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड जो इक्विटी फंड्स है ज्यादा रिस्की होंगे कंपेयर टू गिल्ट फंड और लॉन्ग ड्यूरेशन फंड जो डेट फंड है। अब अगर इंडेक्स फंड और डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड को कंपेयर करें तो जनरली डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड ज्यादा रिस्की होते हैं क्योंकि ये एक्टिवली मैनेज्ड होते हैं और फंड मैनेजर के डिसीजन पर डिपेंड करता है, जबकि इंडेक्स फंड सिर्फ मार्केट इंडेक्स को ट्रैक करता है। तो इसका राइट आंसर है डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड। ए बॉन्ड इशूड बाय ए कंपनी हैज ए कूपन ऑफ 7%। द इंटरेस्ट रेट इन द मार्केट फॉर बॉन्ड ऑफ सिमिलर टेन्योर एंड क्रेडिट क्वालिटी इज नाउ 8%। एन इन्वेस्टर होल्डिंग द बॉन्ड विल सी डैश। अगर मार्केट इंटरेस्ट रेट बढ़ गया 7 से 8% हो गया तो एग्जिस्टिंग बॉन्ड का प्राइस क्या होगा? पहला ऑप्शन है द मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड गोइंग अप, दूसरा ऑप्शन है द मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड गोइंग डाउन, तीसरा ऑप्शन द कूपन ऑफ द बॉन्ड गोइंग अप, चौथा ऑप्शन है नो चेंज इन द मार्केट प्राइस। तो इसका राइट आंसर है द मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड गोइंग डाउन। इस क्वेश्चन में इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है, अगर कूपन यानी कि इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होता है तो जो बॉन्ड पहले लोअर कूपन दे रहा था वो अब अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट नहीं रहता, इसलिए उस बॉन्ड की डिमांड कम हो जाती है और उसकी मार्केट वैल्यू गिर जाती है। विच ऑफ दिस इन्वेस्टर इज अलाउड टू डू ए नॉमिनेशन? कौन से टाइप के इन्वेस्टर को नॉमिनेशन करने की परमिशन है? पहला ऑप्शन है ओनली एसआईपी इन्वेस्टर, दूसरा ऑप्शन है ओनली इक्विटी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर, तीसरा ऑप्शन है ओनली इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, चौथा ऑप्शन है ओनली इंडिविजुअल इन्वेस्टर। इसका राइट आंसर है ओनली इंडिविजुअल इन्वेस्टर। म्यूचुअल फंड में नॉमिनेशन का मतलब होता है कि इन्वेस्टर किसी एक पर्सन को डिजिग्नेट करे जो इन्वेस्टर की डेथ होने पर फंड का पैसा रिसीव करे। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जैसे कि सिर्फ इंडिविजुअल इन्वेस्टर चाहे सिंगल होल्डिंग हो या जॉइंट होल्डिंग ही नॉमिनेशन कर सकता है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जैसे कंपनीज, ट्रस्ट, पार्टनरशिप नॉमिनेशन नहीं कर सकते क्योंकि ये नेचुरल पर्सन नहीं होते। म्यूचुअल फंड का टाइप इक्विटी हो गया, एसआईपी हो गया, परचेस हो गया,
नॉमिनेशन के राइट्स को इफेक्ट नहीं करता। तो इसका राइट आंसर है ओनली इंडिविजुअल इन्वेस्टर। एज पर सेबी रूल्स कमीशन कैन नॉट बी पेड टू डैश। सेबी के रूल्स के हिसाब से कमीशन किसको नहीं दिया जा सकता। पहला ऑप्शन है ब्रोकर ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज, दूसरा ऑप्शन है बैंक, तीसरा ऑप्शन है स्पॉन्सर डिस्ट्रीब्यूटर्स, चौथा ऑप्शन है इन्वेस्टर्स। तो इसका राइट आंसर है इन्वेस्टर्स। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को एक डिक्लेरेशन साइन करना होता है जिसमें वो ये अंडरटेक करता है कि वो इन्वेस्टर को कमीशन का कोई रिबेट वापस नहीं देगा। वो इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने के लिए गिफ्ट, रिबेट या कमीशन पासबैक जैसी चीजें यूज नहीं करेगा। If an investor in a multi-cap funds wants to know the industry-wise allocation of the funds, then which document should he refer to? अगर इन्वेस्टर को मल्टी कैप फंड का इंडस्ट्री या सेक्टर एलोकेशन देखना है तो वो कौन सा डॉक्यूमेंट देखेगा। पहला ऑप्शन है फंड फैक्ट शीट, दूसरा ऑप्शन है सिट एंड साइन, तीसरा ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट एग्रीमेंट, चौथा ऑप्शन है एनुअल अकाउंट्स ऑफ द एएमसी। तो इसका राइट आंसर है फंड फैक्ट शीट। म्यूचुअल फंड का एक सबसे पॉपुलर डॉक्यूमेंट होता है मंथली फंड फैक्ट शीट। इस डॉक्यूमेंट को इन्वेस्टर, फंड डिस्ट्रीब्यूटर, रेटिंग एजेंसी, रिसर्च एनालिस्ट, मीडिया एक्सटेंसिवली यूज करते हैं ताकि म्यूचुअल फंड की डिफरेंट स्कीम की इंफॉर्मेशन मिल सके। फंड फैक्ट शीट में इक्विटी स्कीम के लिए सिक्योरिटी वाइज एलोकेशन, मतलब कि कौन सा स्टॉक में पैसा लगा है, इंडस्ट्री वाइज एलोकेशन, कौन सा सेक्टर में कितना इन्वेस्टमेंट है, दोनों क्लियर प्रोवाइड किया जाता है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर है फंड फैक्ट शीट। आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू बेंचमार्क फॉर गोल्ड ईटीएफ। गोल्ड ईटीएफ के लिए करेक्ट बेंचमार्क क्या होता है। पहला ऑप्शन है क्राइजिल गिल्ड फंड इंडेक्स इज वाइडली यूज्ड एज अ बेंचमार्क फॉर गोल्ड ईटीएफ। दूसरा ऑप्शन है गोल्ड ईटीएफ आर बेंचमार्क अगेंस्ट गोल्ड प्राइस। तीसरा ऑप्शन है देयर कैन बी नो बेंचमार्क फॉर गोल्ड ईटीएफ। चौथा ऑप्शन है इंटरनेशनली इट इज प्रूव्ड that there is no need of any type of benchmark for gold ETF। तो इसका राइट आंसर है गोल्ड ETF आर बेंचमार्क अगेंस्ट गोल्ड प्राइस। गोल्ड ETF डायरेक्टली गोल्ड को ट्रैक करते हैं, इसका रिटर्न गोल्ड के प्राइस से मैच होना चाहिए। एग्जाम्पल समझते हैं, अगर गोल्ड 10% बढ़ा तो गोल्ड ETF भी अप्रॉक्स 10% बढ़ेगा, इसलिए कंपैरिजन भी गोल्ड के प्राइस से ही होगा। तो इसका राइट आंसर है गोल्ड ETF आर बेंचमार्क अगेंस्ट गोल्ड प्राइस। सेबी हैज टू अप्रूव द स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट इन डैश। सेबी कितने टाइम में स्कीम डॉक्यूमेंट अप्रूव करता है। पहला ऑप्शन है 7 डेज, दूसरा ऑप्शन है 15 डेज, तीसरा ऑप्शन है 1 मंथ, चौथा ऑप्शन है सेबी डज नॉट अप्रूव द स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट, इट ओनली गिव्स इट्स ऑब्जर्वेशन। तो ये इसका राइट आंसर है फोर्थ नंबर वाला। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड के स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट को अप्रूव या डिसअप्रूव नहीं करता, बल्कि सिर्फ अपने ऑब्जर्वेशन देता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि वो सिर्फ ऑब्जर्वेशन देता है। म्यूचुअल फंड को इन ऑब्जर्वेशन को डॉक्यूमेंट में इनकॉर्पोरेट करना होता है, इसलिए मार्केट में जो डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होते हैं वो सेबी द्वारा रिव्यू किए गए होते हैं, ना कि ऑफिशियली अप्रूव। तो इसका राइट आंसर है सेबी डज नॉट अप्रूव द स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट, इट ओनली गिव इट्स ऑब्जर्वेशन।